बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स के यूनिट 1 और यूनिट 7 कम्प्लीटली कवर हो चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें आप लोगों के कोर्स का एक और यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5, जो कि साइको फार्माकोडायनेमिक्स पे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब ये जो यूनिट्स मैंने आप लोगों को यूनिट 7 पढ़ाया, तो जितने भी पास्ट पेपर्स मैंने चेक किए हैं, तो ज़्यादातर जो MCQs है वो मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स है उन्हीं से उठाए जाते हैं। और मेजर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मेजर टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डिसऑर्डर्स हो गए यूनिट 7 के अंदर, शिज़ोफ्रेनिया जो हमने डिस्कस की, साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो हमने डिस्कस किए, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स जो हमने डिस्कस किए, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। चाहे जिस किस्म के भी सिनेरियोज़ बनते हैं उसमें डिल्यूशनल डिसऑर्डर्स जो हैं। और इसके अलावा अगर इस यूनिट की हम बात करें, तो इसमें जो एंटीसाइकोटिक्स वाला इसका पार्ट है और एंटी डिप्रेसेंट एंजाइलाइटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली जो एंटीसाइकोटिक वाला पार्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिससे कंसेप्चुअल MCQs बन सकते हैं। तो इसीलिए इस यूनिट को आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ना है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं। इसके अंदर इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 1 एंटीसाइकोटिक्स पे हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं, और मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 3 एंजाइलाइटिक्स पे हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसका लेक्चर 1 मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 1 एंटीसाइकोटिक्स जो है ये कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं एंटीसाइकोटिक्स के बारे में। आप लोगों को पता है कि एंटीसाइकोटिक्स, ये लफ्ज़ सुन के ही आप लोगों के जहन में ये बात आ गई है कि ये ऐसे ड्रग होंगे जो कि साइकोसिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती होंगी। अब साइकोसिस की कंडीशन का भी आप लोगों को पता है। ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, तो उसमें डिटेल से मैंने आप लोगों को ये समझाई हुई थी कि साइकोसिस किसे कहते हैं। यानी वो कंडीशन के जिसमें एक इंसान का रियलिटी के साथ जो टच होता है वो ख़त्म हो जाता है, और उसको अनरियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसमें डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, इल्यूजन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें और ये कंडीशन जो है, ये साइकोसिस की कंडीशन कहलाती हैं। और जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, तो उनमें साइकोसिस होती हैं। यानी वो मेंटल डिसऑर्डर्स जिनमें साइकोसिस होती हैं, तो उनको साइकोटिक डिसऑर्डर्स का नाम दिया गया है। और इन साइकोटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं, इनको एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों के कोर्स के अंदर जो एंटीसाइकोटिक्स के बारे में आप लोगों को जो चीज़ें समझनी हैं, तो उनमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो डोपामिन थ्योरी का है। आप लोगों को डोपामिन थ्योरी का पता हो कि डोपामिन थ्योरी क्या है। तो डोपामिन थ्योरी कहती है कि जब ब्रेन के अंदर मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ ब्रेन में डोपामिन की लेवल हद से बढ़ जाती हैं, यानी नॉर्मल से इंक्रीज़ कर जाती हैं, तो उस टाइम साइकोसिस होती हैं। तो इस थ्योरी को अब देख के ही आप लोगों के जहन में ये बात आ गई है कि अगर साइकोसिस तब होती है जब डोपामिन की लेवल नॉर्मल से हाई हो जाती हैं, तो फिर अगर ऐसा किया जाए कि डोपामिन के इस हाई लेवल को नॉर्मलाइज किया जाए, तो मे भी जाके जो साइकोटिक कंडीशन है वो नॉर्मलाइज हो सकती हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने डोपामिन थ्योरी को समझना है। डोपामिन थ्योरी के मुताबिक कि जब मोस्ट ऑफ द एरियाज़ ऑफ ब्रेन के अंदर डोपामिन लेवल हाई हो जाती हैं, हद से बढ़ जाती हैं, उसकी डिसरेगुलेशन हो जाती है, तो उस टाइम साइकोसिस होती है। अब यहाँ पे कुछ पाथवेज हैं जिनको डोपामिनर्जिक पाथवेज कहा जाता है। 4 मेजर डोपामिनर्जिक पाथवेज है। पाथवे नंबर 1 जो है वो मेजोलिम्बिक पाथवे हैं, पाथवे नंबर 2 मेजोकॉर्टिकल पाथवे हैं, पाथवे नंबर 3 नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे हैं, और पाथवे नंबर 4 जो है वो ट्यूबरो इन्फंटिबुलर पाथवे हैं। अब ये आपने याद रखनी है कि ये 4 पाथवेज जो है वो पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर, जो कि डोपामीन के सिग्नलिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। डोपामीन्स को आगे, डोपामीन की जो ट्रांसमिशन होती हैं उसके लिए ज़रूरी होती हैं।
अब इनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आप लोग डिस्कस करेंगे तो उनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए इन पाथवेज़ का आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट पाथवे हैं जिसे हम मेजोलिम्बिक पाथवे कहते हैं, तो उसकी अगर लोकेशन की हम बात करें तो ये पाथवे ओरिजिनेट होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से, जिसे हम VTA कहते हैं, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, जो कि मिड ब्रेन के अंदर लोकेटेड हैं। यहाँ से मेजोलिम्बिक पाथवे ओरिजिनेट होती हैं और जाके लिम्बिक सिस्टम के अंदर चली जाती हैं, लिम्बिक सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट कर जाती हैं। अगर इसके फंक्शन को हम देखें, मेजोलिम्बिक पाथवे के फंक्शन को, तो मेजोलिम्बिक पाथवे जो है वो एसोसिएटेड है ब्रेन के अंदर रिवर्ड सिस्टम से और जो मोटिवेशन होती है उससे। अब साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होता है, जब साइकोटिक डिसऑर्डर्स होती हैं तो यहाँ पे ये जो मेजोलिम्बिक पाथवे है इसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती हैं, और जब इसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती हैं तो यहाँ पे डोपामिनर्जिक हाइपर एक्टिविटी की वजह से पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस होती हैं। साइकोसिस में आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव सिम्टम्स भी पॉसिबल हैं और नेगेटिव सिम्टम्स भी पॉसिबल हैं। अब जो पॉजिटिव सिम्टम्स होती हैं, इल्यूजन्स हो गए, डिल्यूजन्स हो गए, हेलुसिनेशंस हो गए, तो ये जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं ये यहाँ पे मेजोलिम्बिक पाथवे के अंदर इसकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से होती हैं। अब जब हम एंटीसाइकोटिक्स मेडिकेशन जो है जो कॉमनली यूज़ होती हैं, तो वो जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उससे क्या होता है, उनका काम ये होता है कि वो आके यहाँ पे मेजोलिम्बिक पाथवे के अंदर जो डोपामीन रिसेप्टर्स हैं उनको वो ब्लॉक करती हैं। ख़ास करके जो डोपामीन 2 जिसे हम D2 रिसेप्टर्स कहते हैं, तो उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, और उनको ब्लॉक करने की वजह से यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल है वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं। और जब यहाँ पे इस डोपामीन यानी इस न्यूरोट्रांसमीटर या डोपामीन जो भी कह ले, इसकी लेवल जब नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो फिर जो पॉजिटिव सिम्टम्स है साइकोसिस के वो एलिविएट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें मेजोकॉर्टिकल पाथवे की, तो मेजोकॉर्टिकल पाथवे की जो लोकेशन है वो भी वेंट्रल टेगमेंटल एरिया VTA जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, और ये जाके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वहाँ तक एक्सटेंड करती हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट करती हैं। इसके फंक्शन को अगर हम देखें मेजोकॉर्टिकल पाथवे को, तो मेजोकॉर्टिकल पाथवे हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, इमोशनल रेगुलेशन है और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, तो उसमें इसका काम होता है। जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी जो इमोशनल रेगुलेशन है उसके लिए, और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट होती है कॉग्निटिव प्रोसेसेस की, तो वो यहाँ पे मेजोकॉर्टिकल पाथवे में होता है। तो क्या होता है यहाँ पे साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर, अगर हम एग्जाम्पल ले लें शिज़ोफ्रीनिया की, तो शिज़ोफ्रीनिया के कंडीशन में ये जो मेजोकॉर्टिकल पाथवे हैं इसकी हाइपो फंक्शन हो जाती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि डिसफंक्शन हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे इस न्यूरोट्रांसमिशन जो है डोपामीन की जो ट्रांसमिशन होती हैं, तो इससे इसमें इम्बैलेंस आ जाती हैं, इसकी रिडक्शन हो जाती हैं। और मेजोकॉर्टिकल पाथवे के अंदर जब डोपामीन के ट्रांसमिशन में रिडक्शन आ जाती हैं, तो इसकी वजह से जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, जो कॉग्निटिव डिफिसिट होती हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि जो मेजोकॉर्टिकल पाथवे हैं, तो मेजोकॉर्टिकल पाथवे कॉग्निटिव फंक्शंस जो है उसको रेगुलेट करती हैं, और अब अगर कॉग्निटिव फंक्शंस को ये रेगुलेट करती हैं, अब इसमें डिसरेगुलेशन आ गई तो इसकी वजह से कॉग्निटिव डिफिसिट होगी, और नेगेटिव सिम्टम्स जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि शिज़ोफ्रीनिया के अंदर मैंने आप लोगों को डिफरेंट नेगेटिव सिम्टम्स डिटेल से पढ़ाई हुई थी कि ये नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। तो वो सारे नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो इस मैकेनिज़्म के थ्रू होती हैं कि मेजोकॉर्टिकल जो पाथवे हैं इसके अंदर डोपामीन की जो ट्रांसमिशन है उसकी डिसरेगुलेशन हो जाती हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि एक हाइपोथेसिस है जिसे डोपामीन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रीनिया कहा जाता है। तो उसके मुताबिक ये है कि जब मेजोकॉर्टिकल पाथवे के अंदर जब डिसरेगुलेशन हो जाती है और ये फिर कंबाइन हो जाती हैं मेजोलिम्बिक पाथवे में जो उसकी हाइपर एक्टिविटी होती है उसके साथ, तो फिर शिज़ोफ्रीनिया के अंदर जो उसके
पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स जो उनकी मिक्सअप होती हैं, तो वो कंडीशन हो जाती है कि शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं पेशेंट्स को और नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, तो वो इन्हीं मैकेनिज़्म की वजह से होती हैं कि मेसोकॉर्टिकल एरिया जो है, मेसोकॉर्टिकल पाथवे जो है, इसके अंदर इसकी डिसरेगुलेशन हो जाती है, डोपामीन की जो ट्रांसमिशन है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो मेसोलिम्बिक पाथवे है वहाँ पे डोपामीन की लेवल जो है वो हाई होती हैं, वहाँ पे हाइपर एक्टिविटी होती है। तो इसी वजह से जो शिज़ोफ्रेनिया है तो उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स दोनों होते हैं, और ये कहना है डोपामीन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया का, तो ये भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। अब जब हम एंटीसाइकोटिक्स मेडिकेशंस देते हैं, तो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस का यहाँ पे मकसद ये होता है कि ये जो डोपामीन ट्रांसमिशन में जो इम्बैलेंस आई है इसको रीबैलेंस किया जाए, और उनका टारगेट ये होता है कि मेसोलिम्बिक पाथवे के अंदर जो हाइपर एक्टिविटी है उसको कम किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, और जो मेसोकॉर्टिकल पाथवे हैं तो यहाँ पे जो रिडक्शन हुई है, जो ट्रांसमिशन में डिसरेगुलेशन आई है, तो उसको दोबारा इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर जैसा कि शिज़ोफ्रेनिया के अंदर, तो वो सबसाइड हो सके। अब जो नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे ओरिजिनेट होती हैं नाइग्रा से, जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वहाँ से इसकी ओरिजिनेशन होती हैं, और फिर जो स्ट्रेटम है तो उसमें ये प्रोजेक्ट होती हैं, वहाँ तक एक्सटेंड होती है स्ट्रेटम तक। इसके अगर फंक्शन की हम बात करें, जो मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होती हैं, मोटर जो कंट्रोल होती हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स की, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स की, और जो कोऑर्डिनेशन होती हैं, तो वो यहाँ पे नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे के अंदर होती हैं। तो जब साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर अगर हम नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे की बात करें, तो इसकी कोई डायरेक्टली इसकी वजह से जो कोर सिम्टम्स वगैरह हैं शिज़ोफ्रेनिया के अंदर या फिर दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर, तो इसमें इसकी वजह से कोई डायरेक्ट वहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होती, डायरेक्टली कोई कोर सिम्टम्स के अंदर इम्प्लिकेशन नहीं है नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे का। लेकिन ये है कि सर्टेन टाइप्स ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जब हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो उस टाइम वो नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो इसी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स उनके फिर आते हैं। जैसा कि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस जो है, जो कॉमनली यूज होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, तो उनमें जो फर्स्ट जनरेशन साइकोटिक डिसऑर्डर्स है आगे हम डिस्कस करेंगे, ख़ास करके वो जब एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो वो डोपामीन रिसेप्टर्स जो है उनको ब्लॉक करती हैं, और ख़ास करके जो D2 रिसेप्टर्स होती हैं, डोपामीन 2 रिसेप्टर्स, उनको जब ब्लॉक करती हैं तो वो उनका ब्लॉक करना ज़रूरी है जो मेसोलिम्बिक पाथवे है वहाँ पे, और उसकी जो रेगुलेशन है वो ज़रूरी है मेसोकॉर्टिकल पाथवे के अंदर। लेकिन जब ये ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है तो वो इस तरह नहीं होती कि मेसोलिम्बिक में जाके वहाँ पे उसको ब्लॉक करे, वो सारी जगहों पे उसको ब्लॉक करती है। जब सारी जगहों पे उसको ब्लॉक करती हैं, तो फिर क्या होता है, जब नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे के अंदर ये D2 रिसेप्टर्स जब ब्लॉक हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो इसकी ब्लॉकेज है उसकी वजह से अभी मैंने आप लोगों को बता दी कि इसका फंक्शन ये होता है कि हमारा जो मोटर फंक्शन होता है और जो कोऑर्डिनेशन होती है, तो वो यहाँ पे डोपामीन उन सब चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ पे अगर डोपामीन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाए, यहाँ पे डोपामीन की डिफिशिएंसी आ जाए, डोपामीन की ट्रांसमिशन अब यहाँ पे रुक जाए, तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे एडवर्स इसके इफ़ेक्ट कह लें, साइड इफ़ेक्ट्स कह लें, वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स है। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स को अगर हम देखें, इनको EPS कहा जाता है। यहाँ आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर भी ये बात लिखी होगी, देखिए नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे के अंदर लिखा है EPS एंड TD। तो ये EPS और TD का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स जो है उनको EPS कहा जाता है, जो कि जिनमें क्या होता है, बहुत सारे मोटर डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ट्रिमर्स आती हैं, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है मसल्स के अंदर, और जो मूवमेंट है तो उसमें भी स्लोनेस आ जाती हैं। और जो TD है ये टार्डियो डिस्काइनेजिया के लिए लिखा हुआ है। टार्डियो डिस्काइनेजिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ज़्यादातर एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस की वजह से होती हैं, उन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस की वजह से जो कि D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे के
अंदर जब D2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाती हैं तो इसकी वजह से अगर प्रोलॉन्गली ये मेडिकेशन कोई बंदा ले रहा है तो वो इस रिस्क पे है कि उसको टार्डिव डिस्काइनेसिया हो सकती है। ये ऐसी कंडीशन है कि जिसमें बार बार इनवॉलेंट्रीली रिपीटेटिवली मूवमेंट्स होती हैं फेस की, टंग की और दूसरे पार्ट्स की बॉडी में, लेकिन ज़्यादातर फेशियल डिस्टॉर्शन होती हैं जिसमें फेस में रिपीटेटिव मूवमेंट्स आते हैं। टंग में वो लोग अपने टंग को जो है वो बार बार बाहर निकालते हैं, उसको चबाते हैं, इस तरह उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ये एक ऐसी साइड इफ़ेक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म होती हैं। कभी कभार अगर वो एंटीसाइकोटिक्स डिसकंटिन्यू भी की जाए, उनको बंद भी किया जाए, तो ये सिम्टम जो है ये फिर ठीक नहीं होती। ट्यूबेरो इनफंडिबुलर पाथवे जो है, इसमें देख के आप लोगों के स्लाइड्स में लिखा गया है हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया। तो ये जो ट्यूबेरो इनफंडिबुलर पाथवे की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन भी इसी तरह है कि ये ओरिजिनेट होती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से ये ओरिजिनेट हो के फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो उसमें प्रोजेक्ट कर जाती हैं। इसकी जो फंक्शन है वो प्राइमरीली प्रोलेक्टिन सिक्रीशन की रेगुलेशन है। यहाँ पे डोपामीन की जो ट्रांसमिशन होती हैं तो वो प्रोलेक्टिन की जो रिलीज़ है उसको इनहिबिट करती हैं, उसको कंट्रोल में रखती हैं। तो अब आप लोग देख के ही समझ रहे हैं कि इसमें हाइपर प्रोलेक्टीमिया इसलिए लिखा है क्योंकि अगर यहाँ पे D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है एंटीसाइकोटिक्स की वजह से, इस एरिया के अंदर D2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाती हैं तो फिर ये जो प्रोलेक्टिन है ये ज़्यादा मकदार में रिलीज़ होती है। फिर इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे डोपामीन नहीं होती तो ये ज़्यादा मकदार में रिलीज़ होती हैं। तो एंटीसाइकोटिक्स यूज़ करने की वजह से एक साइड इफ़ेक्ट उनकी ये भी हो सकती है कि प्रोलेक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगी जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया हो सकता है। गैलेक्टोरिया कहते हैं कि जो मिल्क की सिक्रीशन होती है अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, तो इसको गैलेक्टोरिया कहते हैं, तो वो हो जाती हैं। और इसके अलावा फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है उनकी डिसरेगुलेशन हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया की वजह से हो जाती हैं। तो इसका भी यही है, ये जो ट्यूबेरो इन्फंडिबुलर पाथवे है तो इसका भी कोई डायरेक्ट कोर सिम्टम्स जो है साइकोटिक्स डिसऑर्डर के अंदर तो उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इस तरह जब हम साइकोटिक मेडिकेशंस दे देते हैं तो उसमें वो साइकोटिक मेडिकेशंस जब चली जाती हैं यहाँ पे जाके वो जब D2 को ब्लॉक कर देती हैं तो फिर प्रोलेक्टिन की जो सिक्रीशन है, इसकी जो रिलीज़ है उसकी फिर रेगुलेशन नहीं होती और इसकी वजह से हाइपर प्रोलेक्टीमिया हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस पिक्चर को देख ले। इस पिक्चर में आप लोगों को यही चीज़ें आप लोगों को दिखाई गई हैं कि मेसोकॉर्टिकल पाथवे कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पे प्रोजेक्ट कर जाती हैं, यही चीज़ें हैं। इसको आप एक बार देख ले तो समझ जाएंगे। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में हर एक पाथवे के साथ अलग अलग बता दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई ओवरव्यू ऑफ एंटीसाइकोटिक्स की। तो एंटीसाइकोटिक्स की ओवरव्यू अगर हम करें तो इसमें ये जो कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स है तो इनको स्टार्ट करने से पहले डोपामीन रिसेप्टर्स के बारे में पता हो। तो स्टूडेंट्स, डोपामीन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टोटल 5 डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं। D1 रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर, D3 रिसेप्टर, D4 रिसेप्टर और D5 रिसेप्टर। अब ये जो रिसेप्टर्स है 5 रिसेप्टर्स, तो इनको कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरीज़ में इनको रखा गया है, फैमिलीज़ में इनको रखा गया है। 2 फैमिलीज़ इनकी बनाई गई हैं। एक फैमिली को कहा जाता है D1 लाइक रिसेप्टर और दूसरे फैमिली को कहा जाता है D2 लाइक रिसेप्टर। अब D1 लाइक रिसेप्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो D5 रिसेप्टर हैं तो उसकी जो फंक्शन है वो D1 के जैसी है। D1 और D5 जो है उनकी फंक्शन एक जैसी है, तो इसीलिए उनको एक फैमिली में रखा गया है और इस फैमिली को D1 लाइक रिसेप्टर्स का नाम दिया गया है। और जो D2 है, D3 है, D4 है, ये तीनों एक जैसे काम करते हैं, इनकी एक्शन एक जैसी होती हैं, इनकी स्टिमुलेशन की वजह से एक जैसी इफेक्ट होती हैं, तो इसीलिए उनको एक फैमिली में रखा गया है और उनको D2 लाइक रिसेप्टर्स का नाम दिया गया है। अब ये जो D1 लाइक रिसेप्टर्स हैं तो इनके बारे में आप लोगों को बताती चलूँ कि जब ये D1 लाइक रिसेप्टर्स यानी D1 और D5 इसमें जो है जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं तो इनकी स्टिमुलेशन की वजह से साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट CAMP जो है वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती हैं।
उसकी प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाती हैं। अब उसकी प्रोडक्शन से क्या होता है, जब वो प्रोड्यूस होगा, उसकी प्रोडक्शन स्टिमुलेट होगी, तो डोपामीन की जो सिग्नलिंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बहुत से और भी इसके फंक्शंस है कि यहाँ पे एडिनोसिन मोनोफास्फेट जो है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट CAMP, ये जब इसकी प्रोडक्शन हो जाती हैं, रिलीज़ इसकी हो जाती हैं, तो उसके बहुत सारे फंक्शंस है। लेकिन यहाँ आप लोगों का जो कोर्स है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये बात याद रखें कि जब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट की प्रोडक्शन हो जाती है, तो इसके प्रोडक्शन की वजह से, इसके लेवल के हाई होने की वजह से आपका जो डोपामीन सिग्नलिंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो D1 रिसेप्टर और D5 रिसेप्टर, यानी जो D1 लाइक रिसेप्टर है, इनका काम ये होता है कि साइक्लिक AMP जो है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट, इसकी प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट करती हैं। और जो D1 रिसेप्टर्स है, तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ब्रेन के कुछ एरियाज़ के अंदर, जिनमें स्ट्रेटम है, स्ट्रेटियम के अंदर, और इसके अलावा स्ट्रेटम के अलावा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर पाई जाती हैं। और जो D5 रिसेप्टर है वो भी स्ट्रेटम में और जो लिम्बिक एरिया है वहाँ पे पाई जाती हैं। अब जो D2 लाइक रिसेप्टर्स हैं, तो उनमें आप लोगों को पता है कि D2, D3 और D4 ये उसमें इंक्लूडेड हैं। D2 लाइक रिसेप्टर्स में, D2 लाइक रिसेप्टर्स का काम ये होता है कि ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये इनहिबिट करते हैं साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट के प्रोडक्शन को। अब जब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती हैं, वो इनहिबिट हो जाती हैं, तो डोपामीन की जो सिग्नलिंग है वो भी इनहिबिट हो जाती है, उसमें भी रिडक्शन आ जाती हैं। D2 रिसेप्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एबंडेंट है स्ट्रेटियम के अंदर। D3 रिसेप्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं लिम्बिक सिस्टम में, लिम्बिक एरिया के अंदर। और जो D4 रिसेप्टर्स हैं वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, इसके कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो D2 लाइक रिसेप्टर्स जो हैं उनकी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारी जो डीलिंग है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के थ्रू, तो वो D2 रिसेप्टर्स के साथ ज़्यादा है। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि एंटीसाइकोटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से D2 लाइक रिसेप्टर्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू D1 लाइक रिसेप्टर्स। अब जब हम यहाँ पे कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि जो कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स है, तो इनके जो नेम्स के, इनको फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी कहा जाता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी कहा जाता है, कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स भी कहा जाता है, और इनको न्यूरोलेप्टिक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये पार्टिकुलरली जो D2 रिसेप्टर है ब्रेन के अंदर, तो वहाँ ये उसको जाके बंद कर देती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं। जब ये उसको ब्लॉक कर देती हैं तो इसमें कोई सेलेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होती। जितने भी पाथवेज हैं, चाहे वो मेजोलिम्बिक पाथवे हो गया, चाहे वो नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे हो गया, या फिर वो ट्यूबरो इन्फेंटिबुलर पाथवे हो गया, तो उस सब के अंदर ब्लॉक हो जाती हैं। सिर्फ कुछ ऐसे एंटीसाइकोटिक्स है जो मेजोकॉर्टिकल पाथवे होती हैं, तो उसमें उनका एक्शन अलग होता है। उसमें चूँकि डिसरेगुलेशन हुई होती है, डोपामीन की जो ट्रांसमिशन है वो रिड्यूस हो चुकी होती हैं, तो वहाँ पे उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो कुछ जो है ब्लॉकिंग के साथ साथ कुछ स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव उसके जो सिम्टम्स होते हैं तो वो सबसाइड हो जाते हैं। वो रेगुलेशन उसमें हो जाती है कि जो मेजोलिम्बिकल पाथवे हैं वहाँ पे जाके वो पॉजिटिव सिम्टम्स को रोकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा ये जो डिसरेगुलेशन है उसको मैनेज करते हैं, तो फिर थोड़ी बहुत ये जो नेगेटिव सिम्टम्स है ये भी प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन नाइग्रोस्ट्रेटियल पाथवे जो है वहाँ पे भी डोपामिन रिसेप्टर D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, और जो लास्ट पाथवे हैं जो ट्यूबरो इन्फेंटिबुलर पाथवे, तो वहाँ पे भी ब्लॉक कर देती हैं। तो इस वजह से इसके जो एडवांटेज है, तो उसमें ये होता है कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स है वो अच्छे तरीके से रिलीव हो जाते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स इतने ज़्यादा ये प्रोमोट नेगेटिव सिम्टम्स को नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे भी जो मेजोकॉर्टिकल पाथवे है वहाँ पे भी इसका इनहिबिटरी जो एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यू रहती है, वहाँ पे भी ब्लॉक करती है। लेकिन कुछ हद तक स्टेबल करने की प्रॉपर्टी होती है उसमें, इन ड्रग्स में। लेकिन फिर भी नेगेटिव जो सिम्टम्स है उनको ये फर्स्ट जनरेशन के जो ड्रग्स है ये इतने ज़्यादा तौर पे प्रमोट नहीं कर पाते,
कुछ हद तक बेहतरी की तरफ लाते हैं, लेकिन ज़्यादा हद तक उनको प्रमोट नहीं कर पाते। लेकिन जो पॉजिटिव सिम्टम्स है उनको सबसाइड करने में इनका बड़ा अच्छा रोल होता है। उनको ये अच्छे तरीके से जो हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स हो रही होती हैं तो उनको सबसाइड कर देते हैं। तो हमने बात की कि नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे के अंदर ये ब्लॉकेज काज करती हैं, तो उसकी वजह से इनके एक्स्ट्रा पायरिमिडल साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जिनमें मैंने आप लोगों को बताया कि एक्स्ट्रा पायरिमिडल साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो उसमें ट्रिमर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं। इस तरह टार्डियो डिस्काइनेजिया जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स के साथ, क्योंकि उसको अगर लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो टार्डियो डिस्काइनेजिया उनको हो जाती हैं। फेशियल डिस्टॉर्शन, डिफरेंट किस्म के जो मूवमेंट्स है, टंग की मूवमेंट फेस के अंदर, तो ये उनको स्टार्ट हो जाती हैं, डिफरेंट इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब यहाँ पे जहाँ तक ड्रग नेम्स की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स नेम्स आप यहाँ पे याद रख ले। जैसे कि यहाँ पे देख ले स्टूडेंट्स, इसकी बात आ गई है एक ग्रुप की, कि यहाँ पे एक ग्रुप का आप लोगों को बताया है कि फिनोथायजीन्स। तो फिनोथायजीन्स के अंदर आप लोगों को पता है कि अब फिनोथायजीन्स के ग्रुप का अगर बताया जा रहा है तो ये कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स है। मे भी आप लोगों से MCQs में ये बात पूछी जा सकती है कि कुछ आप लोगों को नेम दिए गए होंगे सेकेंड जनरेशन से, और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंड जनरेशन ड्रग्स एक्सेप्ट। तो अगर वहाँ पे नाम हो फिनोथायजीन्स का तो आप लोगों को पता हो कि जो फिनोथायजीन्स वाला ग्रुप है ये कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स में से है, जिसके अंदर क्लोरप्रोमेजीन है। और क्लोरप्रोमेजीन जो है इसके डिफरेंट ट्रेड्स नेम यहाँ पे दी गई है कि ये क्लोरप्रोमेजीन या लार्जेक्टिल जो है इनके नेम से ये आता है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ग्रुप्स याद रखने हैं। जैसा कि थायोजेंटीस का ग्रुप हो गया, तो थायोजेंटीस का ग्रुप जो है ये कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स का एक ग्रुप है, ये बात याद हो। जिसके अंदर क्लोरप्रोतेजीन जो है ये इसके अंदर है, क्लोपेंटिजोल जो है वो इसके अंदर है, और इसके डिफरेंट ट्रेड नेम्स जो है वो दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ट्रेड नेम्स से आप लोगों से कोई MCQs पूछी जा सकती है, लेकिन फिर भी याद रख लें। लेकिन डोज जो है, डोज से अलबत्ता कोई MCQs आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों से MCQs इसमें बन सकती है, ज़रूर बन सकती है, लेकिन इस किस्म की MCQs बन सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे आप लोगों को मेज़ीन का नेम दिया गया है, मेज़ीन का नाम दिया गया है, थियोरेडिज़ीन का नाम दिया गया है, और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ये सब जो है ये कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स है, लेकिन इनमें से एक और नाम होगा जो सेकंड जनरेशन से होगा, और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेप्ट। तो आप लोगों को पता हो कि ये सारे तो कन्वेंशनल से है, लेकिन एक जो दूसरा दिया गया है वो जो एंटीसाइकोटिक है वो सेकंड जनरेशन से उठाया गया है। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें देख लें। अब यहाँ पे ये भी कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स ही हैं, इसमें देख ले कि यहाँ पे में भी आप लोगों को दी जा सकती हैं कि हेलोपेरिडोल हो गया, मेलपिरोन हो गया, या पिमोजाइड हो गया। तो ये 3 जो है ये मेंबर्स है कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स के, एक्सेप्ट और एक्सेप्शन में एक वहाँ पे नाम दिया होगा रिस्पेरिडोन का। तो आप लोगों को पता हो कि ये रिस्पेरिडोन जो है ये सेकंड जनरेशन से ताल्लुक़ रखता है, और बाकी के यहाँ पे जो ड्रग्स है हेलोपेरिडोल हो गया, मेलपिरोन हो गया, या पिमोजाइड हो गया, तो ये फर्स्ट जनरेशन या फिर कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स है। इस बात का आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। और ये ग्रुप्स के नेम आप लोगों ने याद रखने हैं कि ये जो ग्रुप्स है फिनोथायजीन्स हो गया, थियोजेंथीन्स हो गए, ब्यूटेरोफिनोन्स हो गए, या फिर डाइफिनाइल ब्यूटाइल पिपरेडीन्स हो गए, या पैराथाइपीन्स हो गए। तो इन सब का ताल्लुक जो है वो कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स से हैं। अब जो सेकेंड जनरेशन के एंटीसाइकोटिक्स है तो इनकी अगर बात आ जाए तो स्टूडेंट सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो होते हैं तो इनको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है, सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है, या फिर न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स भी इनको कहा जाता है, न्यू एंटीसाइकोटिक्स भी इनको कहा जाता है। तो इनके यहाँ पे अब देख ले स्टूडेंट्स के इनमें अब इसके सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप्स के अंदर D2 D3 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट मीन्स के D2 लाइक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है, जो कि सिर्फ D2 और D3 को सिलेक्टिवली एंटागोनाइज करती है, सिर्फ जाके इन पे बैठ के इनको ब्लॉक कर सकती हैं। तो ये ड्रग्स कौन कौन से हैं? सल्प्राइट है, इमिसल्प्राइट है। तो ये बहुत ज़्यादा अब अच्छे ड्रग्स हो गए, आप लोग खुद ही समझ रहे हैं कि अच्छे ड्रग्स इन ए सेंस के ये सिर्फ जाके D2 और D3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, दूसरे जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक नहीं करेंगे, जो तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो है उनसे फिर बचा जा सकता है। तो ये आपने याद रखनी है।
इसके अलावा एस डी ए का क्या मतलब है? एस डी ए मीन्स के सेरोटोनिन डोपामिन जो एंटागोनिस्ट है, सेरोटोनिन को भी और डोपामिन को भी, दोनों को जो एंटागोनाइज करती हैं। तो वो जो ड्रग्स है वो कौन से हैं? तो रिस्पेरिडोन है, जिप्रेसिडोन है और इसके अलावा सर्टिनडोल है। तो यह आपने याद रखनी है। देखिए स्टूडेंट्स, में भी आप लोगों से एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है कि देखिए आप लोगों ने रिस्पेरिडोन को याद किया, जिप्रासिडोन को याद किया, और ये डोन नहीं है बल्कि डोल है, DOLE इसमें लिखा है। तो इसको आप लोगों ने छोड़ दिया। तो मे बी एमसीक्यूज में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि दूसरे उसमें और जो मेंबर है, फॉर एग्जांपल ये मार्टा जो है इसके मेंबर दिए गए होंगे, क्लोजेपिन, ओलेंजेपिन और जोटिपिन दिया होगा। और आप लोगों से पूछा जा रहा होगा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मेंबर्स ऑफ मार्टा एक्सेप्ट, तो आप लोगों को ये वहाँ पे दी गई होगी सर्टिनडोल का ऑप्शन, तो ये आप लोगों को याद हो। या फिर ये सब आप लोगों को दी गई होगी और आप लोगों से पूछा जा रहा होगा कि विच वन इज द मेंबर ऑफ SDA, सेरोटोनिन डोपामिन एंटागोनिस्ट। तो आप लोगों को पता हो कि ये सर्टिनडोल जो है ये भी सेरोटोनिन डोपामिन एंटागोनिस्ट में से एक ड्रग है, जैसे कि रिस्पेरिडोन है, जिप्रासिडोन है, इनकी तरह सर्टिनडोल जो है वो भी इन्हीं का मेंबर है। तो इस तरह आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। मे भी आप लोगों से MCQs में इस तरह का पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो एंटी साइकोटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक्स की, तो यहाँ पे रिसेप्टर एफिनिटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक्स है तो ये प्राइमरीली ये टारगेट करते हैं सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को, और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स में से जो 5-HT2A रिसेप्टर हैं, 5-HT2 रिसेप्टर, 5-HT हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? 5-HT हम बार बार कहते हैं, तो ये सेरोटोनिन ही को हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है। अब इसके रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स में से 5-HT2A रिसेप्टर है, 5-HT1A रिसेप्टर है। तो इनमें से जो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स होती हैं तो ये ज़्यादातर जाके जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स है उनमें से 5-HT2A रिसेप्टर जो है उसको ज़्यादातर ब्लॉक करती हैं, और इसके साथ साथ जो डोपामिन 2 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करती हैं। मेनली इनका एफिनिटी जो है वो इनके लिए ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इनके साथ एसोसिएटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन जो प्राइमरी ड्रग्स है तो वो प्राइमरीली D2 रिसेप्टर पे ही काम करते थे, उसके अलावा किसी और रिसेप्टर पे काम नहीं करते थे। उनका प्राइमरी एक्शन D2 रिसेप्टर पे था, वो सेरोटोनिन के लिए नहीं थे। तो इसीलिए क्या होता था कि डोपामिन को वो हर जगह ब्लॉक करते थे, और हर जगह ब्लॉक करने की वजह से वो पॉजिटिव सिम्टम्स तो सबसाइड हो जाते थे, लेकिन फिर उसके बहुत सारे एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते थे। तो इसीलिए अब ये ड्रग, इनका फ़ायदा ये है कि इनका प्राइमरीली जो एक्शन होता है सेकेंड जनरेशन का वो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे होता है, सेरोटोनिन को ये स्टेबल करते हैं, तो फिर नेगेटिव सिम्टम्स भी ठीक हो जाते हैं क्योंकि सेरोटोनिन के लेवल स्टेबल हो जाती हैं, और जो उसकी ओवर एक्टिविटी थी वो अब यहाँ पे रुक जाती है, सेरोटोनिन की जो ओवर एक्टिविटी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो रिसेप्टर्स का बताया कि जो सेकंड जनरेशन के जो ड्रग्स है तो वो मेनली सेरोटोनिन रिसेप्टर पे एक्ट करती है, और इसमें मैंने आप लोगों को कहा कि सेरोटोनिन रिसेप्टर जो है 5-HT हम क्यों कहते हैं सेरोटोनिन को? 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ये भी सेरोटोनिन का नाम है। अब इसके 2 रिसेप्टर्स हैं, 5-HT1A और 5-HT2A। तो 5-HT1A और 5-HT2A में फ़र्क आप लोग जान ले, ये बहुत ही ज़रूरी है। सही तरीके से सुने इस बात को। जो 5-HT1A रिसेप्टर्स होते हैं तो वो प्राइमरीली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कॉर्टेक्स एरिया में और हिपोकैम्पस में पाए जाते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये मूड को रेगुलेट करती हैं, एंजाइटी जो है उसको सबसाइड करती हैं, और एग्रेशन को स्लो डाउन करती हैं। 5-HT1A जो रिसेप्टर्स हैं। अब जो 5-HT2A रिसेप्टर्स है ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लोकेटेड हैं, वाइडली ये डिस्ट्रीब्यूट है कॉर्टेक्स के अंदर, लिम्बिक सिस्टम के अंदर और वेरियस सब कॉर्टिकल रीजन्स के अंदर, लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है वो एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है। 5-HT2A का एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है, और मैंने आप लोगों को अभी ये बात बताई कि जो सेकेंड जनरेशन के जो ड्रग बने हुए हैं तो ये ज़्यादातर 5-HT2A को ब्लॉक करती हैं, 5-HT1A को ये ब्लॉक नहीं करती। तो इसलिए क्या होता है, सेरोटोनिन स्टेबल हो जाता है, जो एक्साइटेटरी इफेक्ट है वो सबसाइड हो जाते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, और जो 5-HT1A है वहाँ पे
सेरोटोनिन जो है वो रिलीज़ होती हैं और उसका काम मूड को रेगुलेट करना है, एंजाइटी को, एग्रेशन को सबसाइड करना है। तो इसीलिए क्या होता है, जो नेगेटिव सिम्टम्स है वो भी फिर प्रमोट हो जाते हैं। तो ये उसकी एक जो है अच्छी खासियत है इन ड्रग्स की। इसके अलावा यहाँ पे आप देख ले स्टूडेंट्स के, आप लोगों को बताया गया है कि ये एसडीए जो है सेरोटोनिन एंड डोपामिन एंटागोनिस्ट, ये मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा जो मार्टा वाले हैं, तो मार्टा किसे कहते हैं, मल्टी एक्टिंग रिसेप्टर टारगेटेड एंटीसाइकोटिक्स। एम जो है ये मल्टी एक्टिंग के लिए है, एम ए जो है वो मल्टी एक्टिंग के लिए है, और आर मीन्स रिसेप्टर्स, और टी और ए मीन्स के टारगेटेड एंटीसाइकोटिक्स। यानी ये ऐसे एंटीसाइकोटिक्स है जो कि मल्टी रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं, डिफरेंट रिसेप्टर्स पे, सिर्फ सेरोटोनिन और डोपामिन रिसेप्टर्स पे नहीं बल्कि इनके अलावा भी कुछ रिसेप्टर्स पे। वो रिसेप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये जो ड्रग्स है यहाँ पे जो नेम्स दिए गए हैं, क्लोजेपिन हो गया, ओलेंजेपिन हो गया, क्वाइटेपिन हो गया, ज़ोटिपिन हो गया। तो ये ड्रग्स जाके डोपामिन रिसेप्टर पे भी एक्ट करती हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर पे भी एक्ट करती हैं, हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर जो है उन पे भी एक्ट करती है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे भी एक्ट करती हैं। और कोलिनर्जिक रिसेप्टर के अंदर आप लोगों को पता है कि 2 रिसेप्टर्स होती है, निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कुरेनिक रिसेप्टर। तो इनमें से मेनली जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर हैं उन पे एक्ट करती हैं। जब मस्कुरेनिक रिसेप्टर को भी ये जाके ब्लॉक कर देती है तो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो ब्लॉक हो जाए, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा ये जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर हैं उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो ब्लॉक हो जाए, लेकिन ये ब्लॉक कर देती हैं। जब ये ब्लॉक कर देती हैं तो जो एंटी मस्कुरेनिक इफेक्ट है इसका मस्कुरेनिक रिसेप्टर को जो ब्लॉक कर देती हैं, तो उसकी वजह से ड्राई माउथ होती हैं, ब्लड विजन होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, यूरिनरी रिटेंशन होती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स इनकी वजह से फिर अराइज होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स की। तो थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स के अंदर ये एक ही ड्रग जो है ये मेजर ड्रग है, पाई जाती है एरिपिप्राजोल के नाम से, जो कि एबिलीफी के नाम से आती हैं, इसका ट्रेड नेम एबिलीफी है। तो इसका एक खासियत है स्टूडेंट्स के ये डोपामीन प्लस सेरोटोनिन स्टेबलाइज़र है। ये डोपामीन और सेरोटोनिन जो है इनको स्टेबलाइज करती हैं। इसका क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, ये जो डोपामीन 2 रिसेप्टर है, D2 रिसेप्टर, उसके लिए पार्शियल एगोनिस्ट है, और जो 5-HT1A रिसेप्टर्स है उनके लिए ये एगोनिस्ट हैं, और जो 5-HT2A रिसेप्टर्स है उनके लिए एंटागोनिस्ट है। स्टूडेंट्स इस बात को समझे कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख भी देती हूँ कि जो D2 रिसेप्टर्स है, D2 रिसेप्टर्स, और इसके अलावा D2 के अलावा जो 5-HT1A रिसेप्टर्स जो है 1A, इन दोनों के लिए ये पार्शियल एगोनिस्ट है। पार्शियल एगोनिस्ट मींस के ये पार्शियली इनके लेवल को बढ़ाने की कोशिश करती हैं, इसको स्टिमुलेट करती हैं। एगोनिस्ट है इनके लिए, पार्शियल एगोनिस्ट, यानी इसको स्टिमुलेट करती हैं इन दोनों को। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बात समझाई कि ये जो 5-HTA1 रिसेप्टर है, जो सेरोटोनिन ए रिसेप्टर है, तो ये इसका काम क्या है, सेरोटोनिन 1A रिसेप्टर जो है 5-HT1A, इसका काम ये है कि ये मूड को रेगुलेट रखती है, एंजाइटी को सबसाइड करती हैं, एग्रेशन को सबसाइड करती हैं। तो इसीलिए ये ड्रग जो है अब इसके लिए पार्शियल एगोनिस्ट है, इसको थोड़ा स्टिमुलेट करती हैं। और D2 को भी कभी कभार बीच बीच में D2 को भी थोड़ा बहुत स्टिमुलेट करती है। तो थोड़ा बहुत D2 जब स्टिमुलेट हो जाता है, थोड़ा बहुत सेरोटोनिन स्टिमुलेट हो जाता है, मेन सेरोटोनिन, अच्छा वाला सेरोटोनिन जो कि मूड को रेगुलेट करता है, जो कि एंजाइटी ज़्यादा होने नहीं देता, जो कि एग्रेशन को रेगुलेट करता है, ज़्यादा एग्रेसिव होने नहीं देता। तो इस सेरोटोनिन की लेवल थोड़ी बढ़ जाती हैं, तो इससे जो नेगेटिव सिम्टम्स है वो भी ठीक हो जाती हैं। और साथ में ये क्या है, जो हमारे साथ 5-HT2A रिसेप्टर जो है इसको एंटागोनाइज करती हैं, इसको बिल्कुल जो है वो ब्लॉक करती हैं, इसके लिए एंटागोनिस्ट है, इसको बिल्कुल ब्लॉक करती हैं। तो इसको जब बिल्कुल ब्लॉक करती हैं तो जो एक्साइटेटरी एक्शन है सेरोटोनिन का वो ख़त्म हो जाता है। तो एक्साइटेटरी एक्शन ख़त्म हो गया तो पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो सबसाइड होंगे, और साथ में जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो थोड़ी बहुत स्टेबल रहती हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जो
रिस्क थी एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट्स की कि नाइट्रोस्ट्रेटियल पाथवे के अंदर जब फुली ब्लॉक हो जाती थी डोपामीन 2 रिसेप्टर्स, तो इससे क्या होता था कि वहाँ पे जब डोपामीन की सिग्नलिंग बंद हो जाती थी तो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स होते थे। तो अब वो सिम्टम्स नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे ये जो पार्शियल एगोनिस्ट वाली जो इसकी एबिलिटी है, तो ये कुछ वक्त के लिए हट जाएगी डोपामीन 2 रिसेप्टर्स के ऊपर से। ये ड्रग हट जाएगी, जब हट जाएगी थोड़ी वक्त के लिए डोपामीन रिलीज़ होगी और वो जो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स है वो सबसाइड हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, मुझे ये पहले दिखाई नहीं दी थी, आप लोगों के स्लाइड्स में भी ये बातें हैं कि डोपामीन सेरोटोनिन स्टेबलाइजर हैं, पार्शियल एगोनिस्ट है D2 और 5-HT1A रिसेप्टर्स के लिए, और एंटागोनिस्ट है 5-HT2A रिसेप्टर्स के लिए। तो ये बात आपने याद रखनी है। मे बी आप लोगों से MCQs इससे ली जा सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं। इसके अलावा आप देख लें डिपोर्ट एंटीसाइकोटिक्स को, तो जो डिपोर्ट एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, डिपोर्ट एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल जो फार्म्स होते हैं एंटीसाइकोटिक्स के, तो इनको कहा जाता है डिपोर्ट एंटीसाइकोटिक्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि लोग जो है उनके लिए अगर डेली मेडिकेशन उनको खाने होते हैं तो वो उस पर फिर कॉम्प्लियंस शो नहीं करते, रेगुलरली वो मेडिकेशंस नहीं ले पा रहे होते हैं, उनको रेगुलर रिजिमेंट पे जो है हमेशा उसको फॉलो करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये एक तरीका जो है वो आ गया है कि डिपोर्ट एंटीसाइकोटिक्स का। इसमें ये इंजेक्टेबल होते हैं, एक टाइम पे इंजेक्शन लगा दी जाती हैं तो फिर कई वक्त तक वो फिर काम देती हैं, तो डेली डोज जो है उससे बंदा बच जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये जो ड्रग्स यहाँ पे आप लोगों को ड्रग्स के नेम दी गई हैं, फ्लूफेनेजिन है, इसके अलावा ऑक्सीप्रोटेपिन है, हेलोपेरिडोल है या फ्लूपेंटिक्सोल है, इसके अलावा जूक्लोपेंथिजोल है। तो ये सारे ड्रग्स जो हैं ये 14 to 28 डेज़ तक इनकी अगर इंजेक्टेबल फार्म जो है वो इंसर्ट की जाए तो 14 to 28 डेज़ तक ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लुस्पिरिलिन जो है, फ्लुस्पिरिलिन या आप इसको फ्लुस्पिरिलिन जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, इमेप के नाम से ये आता है, ब्रांड नेम इमेप है इसका, तो ये 7 डेज़ तक काम करता है, 1 वीक तक। इसके अलावा रेस्पिरिडोन जो है जो कि कॉन्स्टा के नाम से आता है, रिस्पेरिडल कॉन्स्टा के नाम से, ये 14 डेज़ तक काम करती हैं। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। मे बी यहाँ से आप लोगों के लिए MCQs बन सकती हैं कि रिस्पेरिडोन जो है वो एक डिपोर्ट एंटीसाइकोटिक है, ये कितने दिनों तक इसका असर जो है वो मेंटेन रह सकता है, तो 14 डेज़ तक इसका असर जो है वो मेंटेन रह सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे आप लोगों को बता दी गई हैं एंटीसाइकोटिक्स की कि इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती हैं। तो अब तो ये चीज़ें आप लोग काफ़ी बेहतर आई होप कि समझ गए हैं। देखिए लिखा है देयर आर मेनी टाइप ऑफ डोपामीन रिसेप्टर्स। जैसे कि हमने बात की सारे रिसेप्टर्स की, तो डिफरेंट टाइप्स है डोपामीन रिसेप्टर्स के। द एंटीसाइकोटिक ड्रग प्रोबेबली ऑफ देयर थेराप्यूटिक इफेक्ट मेनली टू ब्लॉकेट ऑफ D2 रिसेप्टर्स। जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर जो एंटी साइकोटिक्स है तो इनका D2 रिसेप्टर के साथ काम होता है, D2 रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देती हैं। द मेन ग्रुप्स फिनोथाइजीन्स, thiazanthines and the butyrophenones show preference for D2 over D1 receptors. Some newer agent जैसा कि rimoxicillin हो गया are highly selective for D2 receptors, whereas clozapine is relatively non-selective between D1 and D2 receptor but has high affinity for D4 receptors. अब यहाँ पे भी आपने ये चीज़ें याद रखनी है स्टूडेंट्स के ज़्यादातर जो एंटीसाइकोटिक्स होते हैं D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। यहाँ पे जो ग्रुप्स के नेम्स दिए गए हैं, फिनोथाइजीन्स का बताया है, थियोजेंटीन्स का बताया है और ब्यूटेरोफिनोन्स जो है उनका बताया है कि ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं D2 रिसेप्टर को, D2 लाइक रिसेप्टर्स जो है उनके ऊपर ये उनको ब्लॉक करती हैं एज़ कम्पेयर टू D1 रिसेप्टर। इसके अलावा जो न्यूअर एजेंट आई है जैसा कि रिमोक्सिप्राइड आई है, तो रिमोक्सिप्राइड जो है वो हाईली सिलेक्टिव है D2 रिसेप्टर्स के लिए, और जो क्लोजेपिन है वो रिलेटिवली नॉन सिलेक्टिव है D1 और D2 में, दोनों पे वो एक जैसा जो है वो असर करती है। और लेकिन फिर भी जो D4 रिसेप्टर है वो भी D2 लाइक रिसेप्टर में ही आता है, तो उसके लिए क्लोजेपिन की एफिनिटी जो है वो ज़्यादा है। अब MCQs में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऑल ऑफ द अबाउ ड्रग्स हैव
more affinity for D2 receptor या फिर D1 receptor, but one of them have high affinity for D4 receptor। तो आप लोगों को याद हो कि ये क्लोज़ेपिन है। Dopamine, the naturally occurring agonist, interact with D1 and D2 receptor, and both receptors are found in high density in the corpus stratum and nucleus accumbens. Most striatal neurons have D1 responses and most accumbens neurons have D2 responses। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें, आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो नेचुरली ऑकरिंग हमारे साथ जो डोपामीन है तो वो D1 के साथ भी इंटरेक्ट करता है, D2 रिसेप्टर के साथ भी इंटरेक्ट करता है, और ये जो रिसेप्टर्स है दोनों तो ये बहुत हाई डेंसिटी से पाए जाते हैं कार्पस स्ट्रिएटम के अंदर और न्यूक्लियस एकम्बेंस में। लेकिन ज़्यादातर D1 रिसेप्टर जो है उसके लिए रिस्पॉन्स, स्ट्रिएटल न्यूरॉन्स जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं D1 के लिए, और जो एकम्बेंस के अंदर न्यूरॉन्स है तो वो ज़्यादातर D2 के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी हैं। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं उनके बारे में लिखा है कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कौन से एंटीसाइकोटिक्स है? जो कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स है, जिन्हें हम न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं। तो उनके बारे में लिखा है RD2 डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये डोपामीन D2 के एंटागोनिस्ट हैं। हाई पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स बाइंड टू D2 रिसेप्टर विथ हाई एफिनिटी, एज ए रिजल्ट दे हैव हाई रिस्क of extrapyramidal side effects. Example include flufenazine, haloperidol और pimozide। यानी ये जो हेलोपेरिडोल है, फ्लूफेनेजीन है या फिर पीमोजाइड है, ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है। इनकी हाई एफिनिटी होती है D2 रिसेप्टर के लिए, उसकी वजह से एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। लो पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है लेस एफिनिटी फॉर D2 रिसेप्टर। कुछ टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक्स हैं तो उनकी लेस एफिनिटी भी होती हैं D2 रिसेप्टर के लिए, उनकी पोटेंसी भी लो होती हैं। तो वो क्या करते हैं, बट टेंड टू इंटरेक्ट विद नॉन डोपामिनर्जिक रिसेप्टर रिजल्टिंग इन मोर कार्डियोटॉक्सिक एंड एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट इंक्लूडिंग सेडेशन, हाइपोटेंशन। एग्जाम्पल इंक्लूड क्लोरप्रोमेजीन एंड थियोराइडेजिन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो लो पोटेंसी ड्रग है तो वो आप लोगों को याद हो कि क्लोरप्रोमेजीन है और थियोरिडेजिन है। तो थियोरिडेजिन और क्लोरप्रोमेजीन जो है ये लो पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं। इनकी D2 रिसेप्टर के लिए लेस एफिनिटी होती है, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स इनकी कम होती हैं, लेकिन इनके कुछ दूसरे जो रिसेप्टर्स हैं, मल्टी रिसेप्टर्स, उन पे एक्शन होती हैं जिसकी वजह से ये कार्डियोटॉक्सिक होते हैं। कार्डियोटॉक्सिक इन ए सेंस के ये जो अल्फ़ा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फ़ा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, उस पे इनका ब्लॉकेज होता है। जब ये वहाँ पे ब्लॉकेज काज करते हैं तो उसकी वजह से हाइपोटेंशियम भी होती है और कार्डियोटॉक्सिक भी होते हैं। वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जाके ब्लॉक करते हैं अल्फ़ा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को, जिसकी वजह से पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन हो जाती है और बंदा जो है वो हाइपोटेंशन में चला जाता है। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफ़ेक्ट भी इनकी होती हैं, जो जाके ये बैठ जाते हैं उन रिसेप्टर्स के ऊपर जहाँ पे एसिटाइलकोलिन का एक्शन होता है, तो फिर ये एज ए एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट इनके होते हैं। उसके भी बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स से आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो होते हैं। इसके अलावा सेडेशन को देख लें। सेडेशन ये इसलिए काज करते हैं क्योंकि इनका जो एंटी हिस्टामिनिक इफ़ेक्ट होता है, आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के हिस्टामिन जो है वो जनरली वेकफुलनेस के साथ एसोसिएटेड है, अलर्टनेस के साथ। लेकिन जब ये जाके बैठ जाते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स के ऊपर और उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो इस वजह से हिस्टामिन ब्लॉक हो जाती हैं और हिस्टामिन के ब्लॉक होने की वजह से सेडेशन में बंदा चला जाता है, उसको रोजीनेस फील होती है, सेडेशन में चला जाता है। अब जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है उनके बारे में लिखा है, द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स यानी जो सेकेंड जनरेशन के एंटीसाइकोटिक्स हैं, तो उनके बारे में लिखा है एटिपिकल एजेंट्स आर सेरोटोनिन डोपामिन 2 एंटागोनिस्ट। ये SDAs होते हैं, यानी सेरोटोनिन और डोपामिन 2 और साथ में सेरोटोनिन के लिए भी इनका एक्शन होता है। दे आर कंसिडर्ड एटिपिकल इन द वे दे अफेक्ट डोपामिन एंड सेरोटोनिन। इनको एटिपिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उनकी तरह इनके एक्शन नहीं होते। इनका प्राइमरी एक्शन सेरोटोनिन पे होता है, उनका प्राइमरी एक्शन डोपामिन पे होता है, तो इसी वजह से ये उनसे अलग है, इस वजह से इनको एटिपिकल कहा गया है।
फिर लिखा है कि न्यूरोट्रांसमिशन इन 4 की डोपामिन पाथ, अच्छा जो 4 पाथवे हैं तो उसके अंदर इनका एक्शन जो है वो अलग होता है एज़ कम्पेयर टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, तो इसीलिए इनको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहा गया है। अब इनके एडवर्स इफेक्ट्स देख ले स्टूडेंट्स, जितने भी एंटीसाइकोटिक्स है तो इनको कंबाइंडली इनके एडवर्स इफेक्ट लिखे गए हैं। टार्डियो डिस्काइनेजिया के बारे में लिखा है कि ये इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट दैट मे नॉट रिजोल्व विद द डिसकंटिन्यूशन ऑफ ड्रग अप्रॉक्सीमेटली 5% पर ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी अगर हम बात करें टार्डियो डिस्काइनेजिया की, तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स ख़ास करके फेस के अंदर फेशियल डिस्टॉर्शन इसकी वजह से हो जाती हैं। और ये एक ऐसी ख़तरनाक किस्म की एक एडवर्स इफ़ेक्ट है जो कि जब वो ड्रग डिसकंटिन्यू भी किया जाता है तो ये कंटिन्यू रहती है, ये ठीक नहीं होता। और ये 5% पर ईयर इसके चांसेस होते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई एंटीसाइकोटिक यूज़ की जा रही है तो उसको टार्डियो डिस्काइनेजिया हो सकती हैं। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं तो उनको हम न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं, तो उनकी वजह से उनके डिफरेंट जो रिसेप्टर्स के ऊपर ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट्स, इन सब की वजह से एक सिंड्रोम होता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का होता है, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसको न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम NMS कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सीवियर मसल रिजिडिटी होती हैं, फीवर होती है बहुत ज़्यादा, और WBCs जो है वो एलिवेटेड हो जाते हैं, जो क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज से CPK वो एलिवेट हो जाता है, LFTs लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर जो लीवर एंजाइम्स है वो एलिवेट हो जाते हैं और ये पोटेंशियली फेटल होता है। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इसको इस तरह कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा फेटल है, तो इसमें जो मेंटल स्टेटस है वो भी अल्टर्ड हो जाती हैं। मेंटल स्टेटस के अल्टर्ड होने के साथ साथ ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। अब ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्यों होती है, इसको हम ऑटोनॉमिक क्राइसिस भी कहते हैं कि ये जो साइकोटिक्स होते हैं स्पेशली फर्स्ट जनरेशन जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, तो ये जाके डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्रेन के अंदर हर एक पाथवे के अंदर ब्लॉक कर देती हैं, और जब ब्लॉक कर देती हैं तो डोपामिन की इम्बेलेंस हो जाती है। सिर्फ इन्हीं एरियाज़ में नहीं बल्कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने वाली जो डोपामीन है उसके साथ भी इंटरफियर कर जाते हैं और उसको भी इम्बैलेंस कर देते हैं, और उसकी इम्बैलेंस की वजह से पूरा ऑटोनॉमिक सिस्टम इम्बैलेंस की तरफ चला जाता है, जिसे हम ऑटोनॉमिक क्राइसिस कहते हैं, जिसकी वजह से आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होती है, टेकिकार्डिया होती है, एक्सेसिव स्वीटिंग होती है, और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, इसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है। अब यहाँ पे WBCs की लेवल इसलिए हाई होती है क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है जो सेकेंड जनरेशन के ड्रग्स है, ख़ास करके सेकेंड जनरेशन वाले एंटीसाइकोटिक्स जो है एटिपिकल, तो उनमें ये होता है कि वो जाके जो मेटाबॉलिक सिस्टम है तो उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट करने की वजह से ये होता है कि वेट गेन हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, या फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जो कि सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन जब होती हैं तो फिर WBCs जो है उसकी लेवल हाई हो जाती है। इसके अलावा जो क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज है इसकी लेवल इसलिए हाई हो जाती हैं क्योंकि कुछ जो ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स है फर्स्ट जनरेशन वाले, तो ये मसल्स रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स इनके होते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर, तो उसकी वजह से CPK के इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि मसल डैमेज कोई है, जब मसल डैमेज कोई हो जाती है तो CPK जो है ये इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा LFTs की अगर हम बात करें तो हेपेरोटॉक्सिसिटी काज करते हैं ये एंटीसाइकोटिक्स, पार्टिकुलरली सेकंड जनरेशन के जो एंटीसाइकोटिक्स हैं, तो वो ओकेजनली उनकी वजह से लीवर एंजाइम्स की एलिवेशन हो जाती हैं। इस टाइम इनको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है क्योंकि इनको जब मॉनिटर किया जाता है तो फिर लीवर के लिए प्रोटेक्टिव कुछ मेजर्स किए जाते हैं और हेपेरोटॉक्सिसिटी जो है उससे फिर बचा जा सकता है। एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स EPS, इसके अंदर एक्यूट डिस्टोनिया होता है। डिस्टोनिया स्टूडेंट्स कहते हैं जो इनवॉलेंट्री रिपीटिटिव मसल कंट्रक्शंस होते हैं तो इनको डिस्टोनिया कहा जाता है। इसके अलावा पार्किंसन सिंड्रोम जो है वो हो सकती है। पार्किंसन सिंड्रोम का आप लोग को पता है स्टूडेंट्स कि उसके अंदर मसल्स की ट्विस्टिंग होती है, एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, उसमें एकाइनेजिया होता है, मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इंसान की, यानी बिल्कुल जो है इम्बैलेंस हो जाती है उसके कोऑर्डिनेशन सिस्टम की।
ट्रिमर्स आते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि डोपामीन की ब्लॉकेज होती है सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर। सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर जब डोपामीन की ब्लॉकेज हो जाती है तो उस वजह से पार्किंसन सिंड्रोम हो जाती है। जो पार्किंसंस डिजीज़ है उसमें भी यही होता है ना, आप लोगों को पता है कि जब जो सब्सटेंशिया निग्रा है वहाँ पे जो डोपामीन फार्मिंग सेल्स है वो जब उनकी वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डीजनरेशन हो जाती है, तो फिर वहाँ पे डोपामीन की लेवल कम होती है, इस वजह से पार्किंसन सिंड्रोम होती है। यहाँ पे एंटीसाइकोटिक्स की वजह से पार्किंसन सिंड्रोम होती है क्योंकि वो भी इन जगहों पे जाके डोपामीन को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा एकथीजिया होता है, एकथीजिया कहते हैं मूवमेंट प्रॉब्लम को, और इसके अलावा एकथीजिया के साथ साथ मूवमेंट प्रॉब्लम के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा इनर रेस्टलेसनेस फील होती है इंसान को, जिसकी वजह से वो इधर उधर मूवमेंट करता रहता है। अब जो ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स हैं तो इनके मेन साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो इनके जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो इनमें एक्स्ट्रा पायरिमिडियल सिम्टम्स, जो कि एक होती है हमारे ब्रेन के अंदर पायरिमिडियल सिस्टम, और एक होती है एक्स्ट्रा पायरिमिडियल सिस्टम। पायरिमिडियल सिस्टम जो है वो वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और एक्स्ट्रा पायरिमिडियल सिस्टम जो है वो इनवॉलेंट्री मसल एक्शन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है एक्स्ट्रा पायरिमिडियल सिस्टम, क्योंकि एक्स्ट्रा पायरिमिडियल सिस्टम नाइग्रोस्टेडियल पाथवे के अंदर इन चीज़ों को कंट्रोल करती हैं डोपामीन, तो डोपामीन अब ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी ट्रांसमिशन, उसकी सिग्नलिंग कम हो जाती है, तो इस वजह से इनवॉलेंट्री मसल एक्शंस जो है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें डिस्टोनियाज है। डिस्टोनियाज का मैंने आप लोगों को बताया कि इनवॉलेंट्री रिपीटिटिव मूवमेंट होती हैं। पार्किंसोनिज्म है, पार्किंसोनिज्म का आप लोगों को पता होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के। पार्किंसोनिज्म जो सेट ऑफ सिम्टम्स जो कि पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर आती हैं, इनके लिए हम पार्किंसोनिज्म का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी डोपामीन जो है वो जब सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर कम हो जाती है तो इसकी वजह से वो सिम्टम्स होते हैं, इसीलिए इनको हम पार्किंसोनिज्म कहते हैं, जिसमें ट्रिमर्स होते हैं, ब्रेडिकाइनेजिया होता है, मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन होती हैं, रिजिडिटी होती हैं। इसके अलावा अपने बैलेंस को वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, फेशियल एक्सप्रेशन उनकी रिड्यूस हो जाती हैं, उनको शफलिंग गेट होती है। शफलिंग गेट कहते हैं जो एबनॉर्मल वॉकिंग पैटर्न होती हैं कि जिसमें शॉर्ट स्टेप लेता है बंदा और उसका जो नॉर्मल जो आर्म स्विंग होती है वो फिर नहीं होती, तो इसको कहा जाता है शफलिंग गेट। तो शफलिंग गेट इसमें होती है पार्किंसोनिज्म के अंदर। इसके अलावा एकथीजिया का मैंने आप लोगों को बताया कि ये इनर फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, साथ में मोमेंट प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं, और टार्डियो डिस्काइनेजिया आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है कि एक्यूट डिस्टोनिया के अंदर सस्टेन्ड मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ नेक, आइज, थ्रोट जनरली अकर सून आफ्टर स्टार्टिंग मेडिकेशन। एक्यूट डिस्टोनिया सून आफ्टर मेडिकेशन ये स्टार्ट हो जाती हैं जनरली। एकथीजिया जो है उसके बारे में लिखा है अनकम्फर्टेबल कंटिन्यूस मोटर रेस्टलेसनेस मे अकर एट एनी टाइम इन द ट्रीटमेंट बट जनरली इन फर्स्ट वीक, इजीली मिसडायग्नोज्ड एज अंडरलाइंग साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। ज़्यादातर ये जो एकथीजिया है इसमें बंदा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, तो इसको कोई और साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो समझा जाता है, तो इसकी डायग्नोसिस जो है वो हो जाती हैं। पार्किंसोनिज्म के बारे में लिखा है यहाँ पे कि ट्रिमर्स होती हैं, मसल स्टिफनेस होती हैं, स्लो मूवमेंट होती हैं, रोलिंग होती है। रोलिंग इसलिए होती है क्योंकि इनके जो फेशियल मसल्स हैं तो उसमें उसको ये फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी मूवमेंट में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो सलाइवा इनकी मुंह से बाहर आ रही होती हैं। जनरली अकर बियॉन्ड 1 वीक आफ्टर स्टार्टिंग मेडिकेशन। 1 वीक जब गुजर जाता है इस मेडिकेशन स्टार्ट करने के बाद, तब ज़्यादातर पार्किंसोनिज्म जो है वो हो जाती है। टार्डियो डिस्काइनेजिया के बारे में लिखा है स्पास्टिक फेशियल डिस्टॉर्शन इन टंग मूवमेंट। स्पाज्म होती है, फेशियल डिस्टॉर्शन होती है। फेशियल डिस्टॉर्शन मीन्स के इनवॉलेंट्री ग्रेमेस पैदा होती है फेस पे, अनकंट्रोल मूवमेंट होती है, लिप्स की, टंग की मूवमेंट होती है, जाह की मूवमेंट होती हैं, तो ये डिस्टॉर्शंस कहलाते हैं। मे एक्सटेंड टू नेक, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़। नेक तक, ट्रंक तक, एक्सट्रीमिटीज़ तक भी ये इरेगुलर मूवमेंट जा सकती हैं। डिलेड इफेक्ट यूजुअली बियॉन्ड 6 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग मेडिकेशन। ये डिलेड इफेक्ट है प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से होती हैं, यूजुअली आफ्टर 6 मंथ होती हैं। रिस्क इंक्रीज विद ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू एंटीसाइकोटिक। जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा रिस्क उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। नोन टू अकर विदाउट एंटीसाइकोटिक थेरेपी। कभी कभार इस तरह भी होता है कि विदाउट एंटीसाइकोटिक थेरेपी ये स्टार्ट होती हैं, किसी ऐसे बंदे को जो एंटीसाइकोटिक यूज़ नहीं करता उसको भी टार्डियो डिस्काइनेजिया हो जाती हैं, जो कि NRE
टी कहलाती हैं। NRETD मीन्स के नॉन रिलेटेड टू न्यूरोलेप्टिक एक्सपोजर टार्डिवडिस काइनेसिया, NRETD उसको कहते हैं। तो उसकी जो रीज़न है वो अननोन है, अभी तक किसी को पता नहीं है। मे बी परमानेंट अकर ऑन डिसकंटिन्यूशन और रिजोल्व ऑन इट्स ओन, मे बी परमानेंट भी हो सकती हैं, एंटीसाइकोटिक्स को डिसकंटिन्यू भी किया जाए, ये ख़त्म नहीं होती, या फिर ख़ुद से ठीक भी हो जाती हैं। इज़ वर्सन बाय मेडिकेशन यूज टू ट्रीट अदर एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स, और दूसरे एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन दी जाती हैं, तो उससे ये मज़ीद ख़राब हो जाती हैं। ये किसी चीज़ से ठीक नहीं होती, कभी खुद से ठीक हो जाती हैं तो कभी परमानेंट होती हैं, ठीक ही नहीं होती। अब देखिए स्टूडेंट्स के जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंस सिंड्रोम है उसके बारे में लिखा है कि पाइप लाइक रिजिडिटी। अच्छा, पाइप लाइक रिजिडिटी उसको कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिजिडिटी होती है मसल्स के अंदर, सीवियर रिजिडिटी होती है, जो कि कंसिस्टेंट स्टिफनेस होती है थ्रू आउट ए मसल या थ्रू आउट ए ग्रुप ऑफ मसल, वो कंटिन्यू रहती हैं और वो चेंज नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं पाइप लाइक रिजिडिटी। फीवर होती हैं, ट्रिमर्स आते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो अल्टर हो जाती हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, टेकिकार्डिया हो जाती हैं। इसके अलावा लेबॉर्ट्री एबनॉर्मेलिटीज़ का मैंने आप लोगों को बताया कि क्रिएटिनिन काइनेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, WBCs की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, और मोर्टिलिटी यहाँ पे 10 to 20% चांसेस है कि डेथ हो सकती हैं अगर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो गई। कैन अकर एनी टाइम इन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, और इन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट एनी टाइम कभी भी ये हो सकती हैं। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट देख ले कि अगर वो जो मार्टा जो हमने डिस्कस की कि मल्टी जो रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं जो ड्रग्स जो एंटीसाइकोटिक्स, तो वो जब एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, तो फिर क्या होता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ब्लॉकेज की वजह से ड्राई माउथ होती है, ब्लड विजन होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, यूरिनरी रिटेंशन होती है। इसके अलावा माइड्रियासिस होती हैं, प्यूपिल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं, क्योंकि जो एसिटाइलकोलिन है तो उसकी एक्शन अब नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें फिर हो जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का एंटी साइकोटिक वाला जो मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 1 लेक्चर 1 है यूनिट 5 का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये समझ आ गई है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड मैं क्लियर कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई है या फिर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।